हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है नीट लार्वल्स। हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में, दैट इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड द अनदर वन इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। क्या कहा गया है कि प्लांट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो उन्हें कहाँ से मिलती है? वाटर एंड मिनरल से मिलती है, ठीक है। और ये वाटर एंड मिनरल्स उन्हें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। नेक्स्ट, all minerals cannot be passively absorbed by the root because minerals are present in the soil as charged particle ions which cannot move across cell membrane, and the concentration of mineral in the soil is usually lower than the concentration of mineral in the root. क्या कहा गया है कि मिनरल्स को पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता बाय रूट। पैसिवली एब्जॉर्ब करना मतलब हाईएस्ट कंसेंट्रेशन से लोएस्ट कंसेंट्रेशन पे एब्जॉर्ब करना, ठीक है। पैसिवली एब्जॉर्ब करने का ये और मतलब ये भी होता है कि देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बिना एनर्जी लगाए इन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता बाय रूट्स बिकॉज क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल में के रूप में प्रेजेंट होते हैं, सो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। एंड उसके अलावा इनकी जो कंसेंट्रेशन होती है सॉइल में वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू देयर कंसेंट्रेशन इन द रूट्स। इसीलिए हमें अगर इनको ट्रांसपोर्ट करवाना है तो हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहा गया है कि अगर ये रूट है और अगर ये सॉइल है, ठीक है, तो यहाँ रूट में मिनरल कंसेंट्रेशन क्या होगी? मिनरल कंसेंट्रेशन हाई होगी, वेयर एज सॉइल में मिनरल कंसेंट्रेशन क्या होगी? मिनरल कंसेंट्रेशन सॉइल की लो होगी, ठीक है। तो अगर हमें सॉइल से, अगर प्लांट को सॉइल से रूट में मिनरल लेने हैं तो उन्हें अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। सो एटीपी का यूज करके, दैट इज एनर्जी का यूज करके, ये लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके थ्रू सॉइल रूट्स में मिनरल्स एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। Thus, root absorb mineral ions actively, that is by expenditure of energy. वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि रूट कैसे एब्सॉर्ब करता है मिनरल को? बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी को खर्च करके। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया है? सिंपली यहाँ ये कहा गया है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है वाटर और मिनरल के थ्रू, और वो उन्हें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से मिलते हैं। और ये सॉइल से कैसे एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट? थ्रू द हेल्प ऑफ रूट। लेकिन रूट इनको पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, मतलब विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मिनरल्स इन सॉइल आर प्रेजेंट एज चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको आयंस भी कहा जाता है, जिसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव नहीं कर सकती। और उसके साथ साथ मिनरल की कंसेंट्रेशन सॉइल में बहुत ही लो होती है और एज कंपेयर टू रूट्स, जिसकी वजह से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है सॉइल से रूट तक, एंड इसीलिए देयर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, active uptake of ions is partly responsible for the water potential gradient in root and therefore the uptake of water by osmosis. क्या कहा गया है? ये जो एक्टिव अपटेक्स ऑफ आयन है ना, मतलब एक्टिवली जो आयंस को लिया जाता है ना, वो वाटर ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करती है और जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होने में भी वो हेल्प करती है। मतलब वाटर ग्रेडियंट अगर बनेगा तो ही तो ऑस्मोसिस होगी ना, अगर वाटर ग्रेडियंट नहीं होगा तो ऑस्मोसिस नहीं होगी, राइट। तो एक तरह से देखा जाए तो एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस एक रोल प्ले करते हैं वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बनाने में, ठीक है। सम आयंस आल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली। हालांकि बहुत सारे आयंस एक्टिवली मूव करते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कुछ कुछ आयन पैसिवली भी मूव करते हैं। तो अगर हम ये कहें कि आयंस मूव एक्टिवली और पैसिवली इन द रूट्स थ्रू द सॉइल, तो ये गलत नहीं होगा,
ठीक है। नेक्स्ट, specific proteins in the member of root hair cell actively pump iron from the soil. ये तो हमने देखा ही था जब हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ पंप लाइक प्रोटीन होते हैं जिसे स्पेसिफिक प्रोटीन्स कहा जाता है, और वही पंप लाइक प्रोटीन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? रूट हेयर्स में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विथ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, endodermal cell have many transport protein embedded in their plasma membrane which allow transport of selective solutes. एंडोडर्मल सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पाए जाते हैं और ये प्रोटीन्स हेल्प करते हैं इन सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल आर कंट्रोल पॉइंट। तो अगर हम ये कहें कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल कंट्रोल पॉइंट की तरह काम करते हैं तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कुछ सिलेक्टिव सोल्यूट्स को ही अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत देते हैं। ठीक है। वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट दैट रीच द जाइलम। क्यों कंट्रोल पॉइंट क्यों कहा जाता है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल को? क्योंकि ये एक प्लांट को अपनी क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ सोल्यूट को एडजस्ट करने की एबिलिटी प्रोवाइड कर। ठीक है। कौन सा सोल्यूट अंदर आएगा, किस टाइप का सोल्यूट अंदर आएगा, ये सारी चीजों की एबिलिटी ये प्लांट को प्रोवाइड करता है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मल सेल को कंट्रोल पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सबेरिन, एंडोडर्मिस हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन ओनली। क्या देखा जाता है? क्योंकि एंडोडर्मिस में एक लेयर है जिसका नाम है कैस्पेरिन स्ट्रिप, और वो स्ट्रिप बनी हुई है सबेरिन नाम के एक सब्सटेंस से, तो ये देखा जाता है कि एंडोडर्मिस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस की। अभी हमने ये देखा कि अपटेक कैसे होता है। तो अपटेक कैसे होता है? अपटेक होता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब रूट्स एब्सॉर्ब करती हैं सॉइल से मिनरल आयन को इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट अपटेक तो हो गई, लेकिन ट्रांसपोर्ट भी तो होना पड़ेगा ना मिनरल आयंस का, तभी तो उसकी यूजफुलनेस दिखाई देगी प्लांट बॉडी में। तो वो कैसे होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। आफ्टर अपटेक, आयंस आर ट्रांसपोर्ट up the stem to all parts of the plant through the transpiration stream। ठीक है। क्या कहा गया है कि एक बार जब रूट्स ने आयंस को ले लिया, मिनरल आयन को, तो वो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है आयंस को टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द हेल्प ऑफ द ट्रांसपिरेशन पुल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, chief sinks for the mineral elements are the growing region of the plant, such as the apical and lateral meristem, the young leaves, developing flowers, fruits and seeds, and the storage organs। क्या कहा गया है? चीफ सिंक। अच्छा, अब सिंक का मतलब क्या होता है? सोर्स एंड सिंक। ठीक है। सोर्स वो जगह होती है जहां चीजें प्रोड्यूस या एब्जॉर्ब की जाती है। ठीक है। और सिंक वो जगह होती है जहां जाके चीजों को अनलोड किया जाता है, मतलब जहां जाके चीजों को पहुंचाया जाता है। अगर मैं कहूं कि एक लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो वो फोटोसिंथेसिस करने वाला जो लीफ होगा उसे हम सोर्स कहेंगे। ठीक है। और वो फोटोसिंथेसिस के जो सब्सटेंस है वो जिस जिस पार्ट में मूव करेंगे, सपोज ये लीफ क्या कर रहा है, उस शुगर को या उस फूड को जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनी है उसे रूट तक पहुंचा रहा है, तो हम कहेंगे कि रूट क्या है? रूट है सिंक। ठीक है। तो क्या कहा गया है कि चीफ सिंक फॉर मिनरल एलिमेंट, मतलब चीफ सिंक ऐसी जगहें जहां तक मिनरल्स को पहुंचाना है वो कौन सी जगहें होती हैं? ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, क्योंकि ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स को ही मिनरल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। और ये ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में कौन सी रीजन आती है? एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम। दीज आर द टू टाइप ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टम होता है एकदम टिप में, वेयर लेटरल मेरिस्टम देखा जाता है साइड्स ऑफ द स्टेम में। ठीक है। यंग लीव्स में भी जरूरत होती है मिनरल्स की, डेवलपिंग फ्लावर्स में जरूरत होती है,
फ्रूट्स एंड सीड्स में जरूरत होती है, एज वेल एज स्टोरेज ऑर्गन में भी मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन occurs at the fine vein ending through diffusion and active uptake by these cells। क्या कहा गया है कि जब मिनरल आयन की अनलोडिंग होती है तो कहाँ होती है? इन फाइन वेन्स, मतलब फाइन वेन्स में मिनरल आयन की अनलोडिंग होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जब एक बार अनलोडिंग हो जाए तो सेल इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या करते हैं? अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे चीजें अपटेक की जाती हैं और कैसे उनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब एक प्लांट की बॉडी थोड़ी ओल्ड हो जाए या एक प्लांट का कोई पार्ट ओल्ड हो जाए तब क्या होता है। देखा ये जाता है कि फ्रॉम ओल्डर और सीनेसिंग पार्ट मिनरल आयंस आर रीमोबिलाइज। तो क्या किया जाएगा? जो पार्ट ओल्डर हो रहा है वहां से मिनरल्स को हटा दिया जाएगा और उस पार्ट तक पहुंचा दिया जाएगा जहां उनकी जरूरत है। दैट इज, अगर हम बात करें कि सपोज एक लीफ है जो अभी ओल्ड हो गया, वो गिरने वाला है, ठीक है, इसके मिनरल्स को उस पार्ट पे पहुंचा दिया जाएगा जहां इसकी ज्यादा जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यंग लीफ में या फ्रूट में या किसी और ऐसे पार्ट में जहां इनकी जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट, ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट टू यंगर लीफ। जो कि मैंने ऑलरेडी कह दिया कि डाइंग लीव्स, जो पत्तियां अभी गिरने वाली है, वो क्या करती है? अपने मिनरल कंटेंट को किन पत्तियों को दे देती है? यंगर लीफ, जो नई पत्तियां खिल रही हैं, जो नई पत्तियां उग रही हैं, उनको दे देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन लीफ फॉल फ्रॉम डेसिडियस प्लांट मिनरल्स आर मोबिलाइज टू अदर पार्ट्स। क्या कहा गया है कि जब लीव्स गिर जाते हैं डेसिडियस प्लांट से तो उनकी जगह जो मिनरल्स पाए जाते हैं उन्हें मोबिलाइज कर दिया जाता है प्लांट्स के अदर पार्ट में। ठीक है, मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड एलिमेंट्स आर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। मतलब फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम को सबसे ज्यादा मोबिलाइज्ड किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट प्लांट्स में ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट रीमोबिलाइज्ड। क्या कहा गया है कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट जो प्लांट के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, लाइक कैल्शियम, इनको रीमोबिलाइज नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे जाइलम के कुछ एक्सुडेट्स को निकाला गया और उसका एनालाइज किया गया। ठीक है, तो एनालाइज करने के बाद हमें क्या क्या मिला उन चीजों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि आफ्टर एनालाइजिंग द जाइलम एक्सुडेट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वे सीन। एक एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद जाइलम से जो एक्सुडेट्स निकले थे, मतलब जो ब्लीडिंग निकली थी और यू कैन से जो फ्लूइड्स निकले थे, उसको एनालाइज किया गया। एनालाइज करने के बाद क्या देखा गया कि नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयन, हाउएवर मच ऑफ इट इज कैरिड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म एज अमाइनो एसिड और रिलेटेड कंपाउंड। क्या देखा गया कि उस जाइलम के एक्सुडेट से जो फ्लूइड निकला था उसको एनालाइज करने के बाद ये देखा जाता है कि नाइट्रोजन मोस्टली कैरिड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मिनरल, और यू कैन से इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, मतलब नाइट्रोजन मोस्टली अमाइनो एसिड के फॉर्म में ट्रेवल होती है या उनके रिलेटेड कंपाउंड के फॉर्म में ट्रेवल होती है। हालांकि सम ऑफ इट ऑल्सो ट्रेवल इन इनऑर्गेनिक आयन। ठीक है, small amount of PNS, that is phosphorus and sulfur, are carried as organic compound। थोड़े से अमाउंट में फास्फोरस और सल्फर को एज ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कैरी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी देखा गया था कि कुछ अमाउंट ऑफ मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है जाइलम एंड फ्लोएम के बीच। Thus, it cannot be said categorically that xylem transport only inorganic nutrients while phloem transport only organic material, as was traditionally believed। ट्रेडिशनली ये बिलीव किया जाता है कि जाइलम हमेशा वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की, और फ्लोएम हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन क्योंकि इस एक्सुडेट को एनालाइज करने के बाद ये देखा गया था कि देयर इज समवट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, तो अगर हम ये कहें कि जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को करता है और फ्लोएम सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये गलत होगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के बारे में, मतलब फ्लोएम में चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। जैसा कि हमें पता है कि फ्लोएम इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, देयरफॉर अब हम बात करेंगे फूड के ट्रांसपोर्ट के बारे में, और यू कैन से अब हम बात करेंगे उस मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के बारे में जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, food, mainly sucrose, is transported by the vascular tissue phloem from a source to sink. क्या कहा गया है कि फूड मेनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, सुक्रोज, ट्रांसपोर्ट किया जाता है वास्कुलर टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम से, फ्रॉम अ सोर्स टू सिंक। अब सोर्स क्या होता है और सिंक क्या होता है? ठीक है, सोर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइजेस और स्टोर द फूड। प्लांट का वो पार्ट जो फूड को बनाता है या उसको स्टोर करके रखते हैं, एग्जाम्पल लीव्स। ठीक है, और सिंक किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ द प्लांट दैट नीड्स द फूड, प्लांट का वो पार्ट जिसे फूड की जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल रूट। लेकिन ये देखा जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और द प्लांट्स नीड, सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स। कभी कभी ये देखा जाता है कि सीजन के ऊपर डिपेंड करके या प्लांट की नीड के ऊपर डिपेंड करके सोर्स और सिंक रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, कैसे, क्या देखा जाता है? यूजुअली लीव्स आर सोर्स एंड रूट एक्ट एज सिंक। लीव्स में फूड बनता है तो उसे सोर्स कहा जाता है, और रूट में लीव्स के द्वारा बनाया गया जो फूड है वो चाहिए होता है, इसलिए उसे सिंक कहा जाता है। ठीक है, ये यूजुअली देखा जाता है। लेकिन in early spring, the root act as source of food and buds of tree act as sink. अर्ली स्प्रिंग में क्या देखा जाता है? रूट जिसने फूड को स्टोर करके रखा था वो क्या करती है? वो एक्ट करती है एज ए सोर्स ऑफ फूड की तरह, और बड जो नई कलियां खिल रही हैं वो सिंक की तरह एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें जरूरत होती है फूड की फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डेवलपमेंट and for the development of other photosynthetic structure. ठीक है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि depending on the plant's need as well as the season, the source and sink may be reversed. ठीक है, next, since the source sink relationship is variable, movement by phloem can be bidirectional. क्या देखा जाता है कि कभी रूट सोर्स बन जाती है, कभी लीफ सोर्स बन जाता है, कभी रूट सिंक बन जाती है, कभी बड सिंक बन जाता है। तो इसीलिए फ्लोएम के द्वारा किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल होता है, दैट इज अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। हालांकि हमें ये देखने को मिला था कि जाइलम द्वारा किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा रूट से स्टेम तक होता है। ठीक है, 10, food in phloem sap, that is mainly water and sucrose, can be transported in any required direction from source to sink. इसीलिए ये देखा जाता है कि फ्लोएम सैप जो मेनली वाटर और सुक्रोज से बना होता है, विच इज अ डाइसैकेराइड, वो ट्रांसपोर्ट होता है कोई भी डायरेक्शन में, क्योंकि सोर्स और सिंक चेंज होते रहते हैं। ठीक है, शुगर, हॉर्मोन्स एंड एमाइनो एसिड आर ऑल्सो ट्रांसलोकेटेड थ्रू फ्लोएम। क्या देखा गया है कि मेनली फ्लोएम सैप में वाटर एंड सुक्रोज पाई जाती है, लेकिन उसके अलावा शुगर्स, हॉर्मोन्स और एमाइनो एसिड भी फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। सो most accepted mechanism used for the translocation of sugar from source to sink is called the pressure flow hypothesis. अच्छा, बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई थी। हाइपोथेसिस इन द सेंस मतलब धारणाएं दी गई थी कि फ्लो ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलोकेशन, और यू कैन से फ्लो ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम कैसे होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है उसे नाम दिया जाता है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। अब ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या है, इसे हम पहले एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं, ताकि हमें ये जो पॉइंट जो यहाँ लिखी गई हैं वो पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ओके, क्या कहा गया है? देखो, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है।
ग्लूकोज अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, सुक्रोज में कन्वर्ट करता है, विच इज व्हाट, विच इज ए डाइसैकेराइड। ठीक है, अब ये सुक्रोज क्या करेगा, ये मूव करेगा किसमें, इट मूव्स टू कंपेनियन सेल एंड देन टू लिविंग सीड ट्यूब सेल। अच्छा, ये जो कंपेनियन सेल और लिविंग ट्यूब सेल है, ये किसके पार्ट है, ये है फ्लोएम के पार्ट। और यू कैन से दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। जैसे हमने पढ़ा था ना जाइलम के 4 एलिमेंट है, उसी तरह फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो वो जो 4 एलिमेंट है उनमें से 2 एलिमेंट है, एक कंपेनियन सेल और एक है सीव ट्यूब सेल। ठीक है, सो जब ये सुक्रोज कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल में मूव करती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है लोडिंग। लोडिंग मतलब चीजों को लोड करना। ठीक है, सो जब ये सुक्रोज फ्लोएम के अंदर जाती है, मतलब फ्लोएम के एलिमेंट्स के अंदर जाती है, उसकी वजह से क्या देखा जाता है कि इट कॉजेज हाइपरटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम। क्या देखा जाता है कि उसमें कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि सुक्रोज की एंट्री हो गई है फ्लोएम में। सुक्रोज की एंट्री होने की वजह से उनकी कंडीशन क्या हो जाती है, हाइपरटोनिक हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें सल्यूट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा जाता है, क्योंकि ये एक हाइपरटोनिक कंडीशन होगी फ्लोएम में, तो क्या देखा जाएगा कि इसमें वाटर की क्वांटिटी और यू कैन से वाटर की कंसेंट्रेशन लेस हो जाएगी। अगर वाटर की कंसेंट्रेशन लेस हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू वाटर ग्रेडियंट हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में वाटर ट्रेवल करेगी। तो ये देखा जाता है कि वाटर फ्रॉम जाइलम मूव्स टू फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम की कंडीशन है हाइपरटोनिक, दैट इज इंक्रीज सल्यूट एंड लेस वाटर कंसेंट्रेशन, इसीलिए वाटर मूव करती है जाइलम से फ्लोएम में। ठीक है, तो देयर विल बी हाई वाटर कंसेंट्रेशन विच विल ऑकर इन फ्लोएम सैप। ठीक है, अब फ्लोएम सैप क्या करेगा, वो अपने आप को ऐसे एरिया में लेके जाने की कोशिश करेगा जहां लो प्रेशर एरिया है। क्यों, क्योंकि उसे हाई कंसेंट्रेशन से लो प्रेशर एरिया में जाके, लो कंसेंट्रेशन एरिया में जाके क्या करना है, अपने आप को अनलोड करना। ठीक है, सो क्या देखा जाता है कि फ्लोएम सैप मूव्स टू लो प्रेशर एरिया एट सिंक, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लो। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि सिंक में जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो कैसा होता है, लो होता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और फ्लोएम स्टेप में कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ वाटर हाई है, तो क्या हो जाएगा, अनलोडिंग हो जाएगी। अनलोडिंग किसकी हो जाएगी, फ्लोएम स्टेप की हो जाएगी एट द सिंक। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। फिर से एक बार क्विक रिव्यू देख लेते हैं। क्या है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होती है सुक्रोज में। अब ये सुक्रोज जाएगी कंपेनियन सेल एंड सीड ट्यूब सेल में, जिसे कहा जाता है लोडिंग। लोडिंग करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्योंकि लोडिंग हो गई है उसकी वजह से फ्लोएम की कंडीशन कैसी हो जाएगी, इट विल बी इन अ हाइपरटोनिक कंडीशन। अगर ये हाइपरटोनिक कंडीशन में है तो सल्यूट कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, वेर इज वाटर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो वाटर फ्रॉम जाइलम विल मूव टू द फ्लोएम, क्योंकि जाइलम में वाटर कंसेंट्रेशन हाई थी और फ्लोएम में वाटर कंसेंट्रेशन लो थी, तो जाइलम से फ्लोएम तक वाटर मूव करेगी। ठीक है, उसके बाद ये देखा जाएगा कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ऑकर इन द फ्लोएम सैप, क्योंकि वाटर ने अंदर अपने आप को मूव कर लिया है तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हो जाएगी, जिसके बाद फ्लोएम सैप अपने आप को मूव कराएगा लो प्रेशर एरिया में। उसके बाद एट सिंक देखा जाएगा कि प्रेशर एरिया लो है, जिसकी वजह से अनलोडिंग हो जाएगी। किसकी अनलोडिंग हो जाएगी, फ्लोएम सैप की। और इसी फ्लोएम सैप के अंदर क्या है, सुक्रोज है, जो हमारा फूड था। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया हो। अब इसी चीज को हम इट्स पॉइंट्स में जो लिखा है वो देख लेते हैं। ठीक है, सो क्या कहा गया है, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस, ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। इट इज कन्वर्टेड टू सुक्रोज और डाइसैकेराइड। ग्लूकोज बनता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फिर से कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सुक्रोज में कन्वर्ट किया जाता है, जो क्या है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो ये पॉइंट हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, the sugar is then moved in the form of sucrose into the companion cell and then into the living phloem sieve tube cell by active transport। क्या कहा गया है, ये जो सुक्रोज बनेगा ये एक्चुअली में क्या था, एक शुगर ही थी ना, ग्लूकोज इज अ शुगर। तो ग्लूकोज जो एक शुगर थी वो सुक्रोज में कन्वर्ट होके कहाँ जाएगा, कंपेनियन सेल में जाएगा। उसके बाद वो जाएगा लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल में, विच इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसी प्रोसेस को कहा जाता है लोडिंग। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारी क्लियर होगी। नेक्स्ट,
This process of loading at the source produces a hypertonic condition in the phloem. क्योंकि लोडिंग हो गई मतलब सुक्रोज अंदर आ गई, उसकी वजह से क्या होगा, सल्यूट की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी, जिसके वजह से एक हाइपरटोनिक कंडीशन फॉर्म होगी। कहाँ फॉर्म होगी? फ्लोएम में फॉर्म होगी। इसीलिए यहाँ लिखा गया है डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल, सल्यूट इंक्रीज, वाटर डिक्रीज। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट, water from the adjacent xylem moves into the phloem by osmosis. A turgor pressure build up in the phloem. जैसे कि हाइपरटोनिक कंडीशन होने की वजह से वाटर की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, तो फ्लोएम के सामने जो जाइलम है वो क्या करेगा, अपने वाटर को इसको दे देगा, क्योंकि इसमें वाटर कंसेंट्रेशन कम है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से एक टर्गर प्रेशर डेवलप हो जाएगा फ्लोएम में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। नेक्स्ट, due to this pressure, phloem sap move from region of high pressure source to the region of low pressure sink. क्योंकि इस टर्गर प्रेशर की वजह से क्या देखा जाएगा कि फ्लोएम सैप मूव करेगी अपनी हाई प्रेशर रीजन से, दैट इज सोर्स से, टू ए लो प्रेशर रीजन दैट विल बी अ सिंक। ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गई। अल्टीमेटली सुक्रोज रीचेस टू सिंक, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करेगा क्या, फ्लोएम सैप। तो हाई प्रेशर एरिया कौन सा था? सोर्स था। लो प्रेशर एरिया कौन सा था? सिंक था। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना था? सोर्स से सिंक तक फ्लोएम सैप को लेके जाना था, मतलब सोर्स से सिंक तक सुक्रोज को लेके जाना था। तो वो काम तो कंप्लीट हो गया। तो अल्टीमेटली सुक्रोज कहाँ पहुंच जाएगा? सिंक में पहुंच जाएगा। नाउ सिंक में पहुंचने से बाद उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप, दैट इज अनलोडिंग। सिंक तक वो पहुंच जाता है, ठीक है, लेकिन उसको अगर उस सेल के अंदर जाना है तो उसके लिए उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट अप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द फ्लोएम सैप। ठीक है, और जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है अनलोडिंग। क्योंकि देखो, क्योंकि फ्लोएम सैप में वाटर की कंसेंट्रेशन हाई थी, इसका मतलब ये है कि सल्यूट की कंसेंट्रेशन लो होगी। तो सल्यूट की कंसेंट्रेशन अगर लो होगी तो उसे हाई कंसेंट्रेशन वाले एरिया में जाना है, तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इट विल हैव टू गो अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, अब जब सिंक के सेल ने जब अनलोडिंग करने के बाद सुक्रोज को ले लिया, तो वो उसका क्या करेंगे? वो उसको कन्वर्ट करेंगे एनर्जी में, स्टार्च में या सेलुलोज में। ठीक है, as sugar are removed, the osmotic pressure decreases and water moves out of the phloem, returning eventually to xylem. क्या कहा गया है? जैसे ही शुगर फ्लोएम सैप से निकल जाती है, मतलब जैसे ही सुक्रोज सिंक तक पहुंच जाती है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है फ्लोएम में, और वाटर क्या हो जाती है? वाटर फ्लोएम से निकल जाती है और निकल के वो इवेंचुअली जाइलम में चली जाती है। क्यों? क्योंकि सल्यूट के निकल जाने की वजह से क्या देखा जाता है कि देयर इज ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द फ्लोएम एज कंपेयर टू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द जाइलम, जिसकी वजह से वाटर फ्लोएम से जाइलम में इवेंचुअली मूव कर जाती है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हमारी क्लियर होगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे अपटेक किया जाता है और कैसे ट्रांसलोकेट किया जाता है फूड को बाय फ्लोएम। ठीक है, सो नेक्स्ट, फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सीप ट्यूब सेल्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्लोएम टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कुछ एलिमेंट से फॉर्म होता है, जिसके 4 एलिमेंट होते हैं, जिनमें से एक एलिमेंट है सीप ट्यूब सेल, अनदर एलिमेंट है कंपेनियन सेल। ठीक है, अब क्या देखा जाता है कि ये जो सीप ट्यूब सेल्स है ना, ये लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विथ होल्स इन देयर एंड वॉल्स कॉल्ड सीप प्लेट। क्या कहा गया है कि ये लॉन्ग कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं विथ होल्स। होल्स होते हैं, कहाँ होते हैं? इनके एंड वॉल में होल्स होते हैं, और इसमें एक प्लेट लगी होती है जिसे सीप प्लेट कहा जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास थ्रू द होल्स इन द सीप प्लेट, सो फॉर्मिंग कंटिन्यूअस फिलामेंट। अब यहाँ से एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड पास होती है जो क्या करती है? सीप प्लेट्स के होल के साथ कनेक्टेड रहती है। सपोज अगर ये 2 सीप ट्यूब सेल्स है ना, तो एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड ऐसे कनेक्टेड रहेगी दोनों सेल्स के थ्रू, और वो एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर बना देगी। ठीक है, और वो कंटिन्यूअस फिलामेंट बनाने का भी काम करती है। एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सीप ट्यूब ऑफ फ्लोएम इंक्रीजेस,
pressure flow begin and the sap moves through the phloem. क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है ये क्या करती है, ये कैपिलरी टाइप स्ट्रक्चर बना देती है, जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि जब फ्लोएम के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो प्रेशर फ्लो क्या करता है, सैप को ऊपर मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, एट द सिंक incoming sugars are actively transported out of the phloem and removed as carbohydrate. ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सिंक में जो शुगर होती है उसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है फ्लोएम के बाहर, दैट इज आउट ऑफ द फ्लोएम, एंड फ्लोएम के बाहर आने के लिए उन्हें कैसे बिहेव करना पड़ता है, दे आर रिमूव्ड एज कार्बोहाइड्रेट. Loss of solute produce a high water potential in the phloem and water passes out, returning eventually to xylem. क्या कहा गया कि जैसे ही सल्यूट फ्लोएम से निकलता है, द वाटर कंसेंट्रेशन जो है वो फ्लोएम में हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर निकल के आके फिर से जाइलम में चली जाती है. ठीक है, तो इसी चीज को हम एक बार फिर से डायग्रामेटिकली देख लेते हैं. ये आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ एक डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है कि कैसे ये जो पार्ट है ये फ्लोएम का पार्ट. ठीक है, कैसे फ्लोएम्स के द्वारा बाई डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ. ठीक है, अब यहाँ आपके फॉर्म होते हैं शुगर, दैट इज फोटोसिंथेसिस के द्वारा यही आपके शुगर फॉर्म होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, जो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. और ये किस में एंटर करते हैं, सीव ट्यूब में एंटर करते हैं. उसके बाद ऑस्मोसिस होती है जिसकी वजह से हाई टर्गर प्रेशर फॉर्म होता है. हाई टर्गर प्रेशर किसमें फॉर्म होता है, हाई टर्गर प्रेशर फॉर्म होता है फ्लोएम में. ठीक है, अब ये है फ्लोएम का पार्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखा गया है कि शुगर लीव सीव ट्यूब फॉर मेटाबॉलिज्म एंड स्टोरेज, वाटर फॉलोज बाय ऑस्मोसिस. अगर ये सोर्स है तो इसको सिंक माना जाएगा रूट को, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रेवल होके आएगी विथ ग्रेडियंट, जिसकी वजह से ये यहाँ आके क्या देखा जाएगा, सीव ट्यूब शुगर को लीव कर देगी, मतलब फ्लोएम शुगर को सिंक में डाल देगा और उसके बाद ऑस्मोसिस के द्वारा फ्लोएम से जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाएगी. और सेम केस यहाँ भी देखा जाता है. ठीक है, और ये जो दो एरोस दिखाए हैं इसलिए दिखाए हैं ताकि फ्लोएम की बाई डायरेक्शनल मूवमेंट को डिपिक्ट किया जा सके. ठीक है, इसके अलावा एक और एक्सपेरिमेंट है जिसे कहा जाता है गर्डलिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया है वो हम देखते हैं. ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड. ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था ताकि हमें ये पता चल सके कि फूड कौन से टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, वेदर इट इज जाइलम और इट इज फ्लोएम. ठीक है, ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री अ रिंग ऑफ बार्क up to a depth of phloem layer was carefully removed. क्या किया गया था, एक बार्क, ट्री की बार्क ली गई थी और उसमें रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर काट दिया गया था. और कौन से टिश्यू तक काटा था, फ्लोएम तक काट दिया गया. ठीक है, जैसे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और फ्लोएम, फ्लोएम तक पूरे टिश्यू को काट दिया गया था. ठीक है, फिर क्या देखा गया, इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, the portion of the bark above the ring on the stem becomes swollen after a few weeks. क्या देखा गया कि अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं ये एक प्लांट था जिसमें यहाँ लीफ थी और यहाँ से फ्लोएम टिश्यू को हटा दिया गया. ठीक है, तो फ्लोएम को हटाने की वजह से फूड तो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे ट्रांसपोर्ट होता रहा, तो क्या हुआ, देखा गया कि यहाँ आके कलेक्ट हो गया. ठीक है, कलेक्ट होने की वजह से कुछ हफ्तों के बाद ऐसा देखा गया कि ये जगह थोड़ी स्वोलन हो गई है. ठीक है, ये जगह थोड़ी स्वोलन हो गई है. तो इससे उन्होंने क्या डिपिक्ट किया, इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्लोएम इज द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. क्योंकि उन्होंने सिर्फ फ्लोएम को हटाया था, जाइलम को नहीं, और फ्लोएम को हटाने की वजह से भी फूड की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुई, तो इसलिए उन्होंने इससे ये डिपिक्ट किया और ये कंक्लूड किया कि फ्लोएम ही वो टिश्यू है जो फूड की ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा उन्होंने और एक चीज डिपिक्ट की कि ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन. ये चीज उन्होंने कही कि ट्रांसपोर्ट वन डायरेक्शन में ही होती है. सो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई हो. थैंक यू. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.